शाम, इराक, फलस्तीन। पाकिस्तान यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में जंग ज़दा मुल्कों से भी पीछे। 183 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 154 है, जो इस बात की गवाही है कि माजी की हुकूमतों ने नौजवानों को वो मौके ही फराम नहीं किए जिसके जरिए वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर पाते। तालीम का मैदान हो या सेहत का, रोजगार की बात हो या मुआशरे में शराकत दारी की, पाकिस्तान के नौजवान को हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं। यही वजह है कि जब नौजवानों का नारा लेकर उठे तो सबसे बड़ी तादाद में यूथ ने ही उनका साथ दिया और आंखों में उम्मीद का दिया जलाए तब्दीली की सहर के लिए अपने वोटों से इमरान खान को मसनदे इक़्तिदार पर बिठा दिया। इसीलिए तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को अपने 100 रज़ा एजेंडे और मंशूर में खास जगह दी। इमरान खान ने वादा किया कि वो अपने 5 साल दौर में नौजवानों के लिए 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे और हुनर देने पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस वजीर आजम इमरान खान का एक और बहुत बड़ा वादा जो उन्होंने इस मुल्क के नौजवानों से किया, क्या वजीर आजम यूथ से किए वादों को पूरा कर पाएंगे? इसी पर बात करेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, 25 साल से कम उम्र नौजवान पाकिस्तान की कुल आबादी का 63% है। जी हाँ, इनमें से 43% नौजवानों की उम्र 15 से 24 बरस के दरमियान है। और हैरानी इस बात की है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें इतनी बड़ी तादाद में यूथ हो, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हो, वो मुल्क तरक्की की राह में इतना पीछे कैसे रह गया? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या गुज़िश्ता हुकूमतों ने यूथ पोटेंशियल को जज नहीं, क्या यूथ पोटेंशियल उन्होंने फोकस नहीं किया, तवज्जो नहीं दी, या खुद पानी नौजवान ही मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालने में भी नहीं रखते? अब इसी बात को आगे लेके चल के इमरान खान जिन्होंने नौजवानों को एक और ख्वाब दिखाया, क्या ये ख्वाब पूरा हो पाएगा? आज की नशिस्त में, आज के प्रोग्राम में इसी में हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पॉवर्टी एविलिएशन फंड की जनरल मैनेजर सैयदा शहरबानो काजिम साहिबा ने, और इनका ये बेरोजगारों को रोजगार फराम करने के हवाले से और मुल्क की मईशत में नौजवानों को शराकतदार बनाने के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ ही लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी साहब, और पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फरजाना अली। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, आप यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान की जो यूथ है वो इस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। नंबर स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, आ रहा है, आप फ़ोन मिलाएं और अपना पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचा सकते हैं। शहरबानो साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। इस मुल्क में आप कुदरती वसाइल के हवाले से बात कर लें, आप ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से बात कर लें, गो के वो एजुकेटेड नहीं है, गो के नौजवान नस्ल जो है वो इस वक्त नंबर है, लेकिन जाहिर है कि अगर उनकी कोई सही तरबियत नहीं है, कोई सही सिमत नहीं है, तो वो बिखरे हुए हैं। तो आप ये फरमाइए कि कितना पोटेंशियल है इस मुल्क में यूथ के हवाले से, और उसके बावजूद भी हम इतना पीछे क्यों रह गए? क्या बुनियादी वजह है इसकी? देखिए, पोटेंशियल पाकिस्तान में तो इमेंस है। उस पोटेंशियल पे हमें यकीन भी है, इसीलिए तो हम इस इदारे में काम करते हैं, इस मुल्क में रहते हैं। जब आप नंबर्स की बात करते हैं तो आपने परसेंटेजेस में तो बता दिया, मगर हम बात कर रहे हैं तकरीबन 50 मिलियन गरीब बच्चों की जो 30 साल से कम उम्र के हैं। बड़ी से बड़ी इकॉनमी के लिए मुश्किल हो जाए उतने बच्चों के लिए नौकरियां ना। पीपीएफ की तरफ से हमने देखा है कि नौकरियां कुछ बनाई जा सकती हैं, लेकिन बच्चों को ट्रेन करना ज़रूरी है, उनको फाइनेंस देना ज़रूरी है, कर्ज़े फराहम किए जाएं, इंटरेस्ट फ्री हों या इंटरेस्ट वाले कर्ज़े हों, ताकि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। बच्चे काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौक़े, जैसे आपने कहा, देना बहुत ज़रूरी है। तालीम के अलावा स्किल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ऐसी सलाहियतें जो उस वक्त उस जगह पे ज़रूरत हैं। जैसे बार बार सीपेक की बात होती है, तो सीपेक के रूट के अलॉन्ग जो स्किल्स ज़रूरत हैं उन पे उन्हीं इलाके के बच्चों को ट्रेन करना ज़रूरी है, ताकि वो भी उनसे मुफीद हो सकें।
सो मतलब मेरा पोटेंशियल पे तो पूरी तरह से यकीन है। अब हम उस पोटेंशियल को हार्नेस कर लें, वो हमारी किस्मत अच्छी हो और हम मेहनत करने को तैयार हों। ठीक है, पोटेंशियल पे पूरा यकीन है। फरजाना, इस वक्त इस पे ज़रा आपसे हम बात करना चाहेंगे। पोटेंशियल यकीनी तौर से है, और पिछले 22 साल की जो तहरीक की बात करती है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो बात करते हैं, तो एक नस्ल उसमें जवान हुई है, नस्ल है जो छोटी थी और अब यूथ में शामिल हो गई है। अब हुकूमत में भी आ गए इमरान खान, वादे भी उनके अपने मौजूद हैं, वफा हो पाएंगे? देखें इमरान, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ का जो नारा है वो बुनियादी तौर पर अट्रैक्ट करता है यूथ को, और यूथ उनके साथ भी खड़ी है, और उसमें उनके बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो भी उन्होंने यूथ के लिए इंट्रोड्यूस करवाए। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की गुज़श्ता हुकूमत की बात करूं तो उसमें 2016 में उन्होंने एक यूथ पॉलिसी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 15 से 29 साल के लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, फंड्स के ज़रिए उनको छोटे कारोबार के ज़रिए इन्वॉल्व किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब किया जाएगा, और उसके लिए कहा गया था कि 5.19 मिलियन की रकम जो है मुख्तलिफ औकात में रखी जाएगी इसके अंदर जो सालाना बजट्स आते हैं। लेकिन ज़ाहिर है प्लान अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें छोटी छोटी सतह पर हुई भी, हमने देखा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में छोटे छोटे काम तो हुए, लेकिन ओवरऑल ये जो इतना बिग अमाउंट था और बहुत बड़े मामलात जो दिखाए गए थे शायद वो उतनी सूरत में हुए नहीं। लेकिन बहरहाल कुछ सतह पर काम हुआ और आगे उसको बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके पहले 1-2 साल तो धरने में निकल गए, फिर जो बाकी बचा, और फिर 2016 से लेकर 2018 तक अगर मैं देखूं तो वो तकरीबन 2 साल पॉलिसी के आने की बात की मैं बात कर रही हूं, तो उसमें एक आध बजट में ये चीज़ें सामने आई थी। लेकिन अब आतिफ के पास चूंकि ये मामला है, और आपको पता है कि अगर हम आतिफ खान की बात करें तो एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत अच्छा पिछला अपना जो है वो दिया था, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी हुई और उन्होंने रिजल्ट्स दिए थे। जितनी भी कम मुद्दत थी, मैं फिर कहूंगी कि धरने में बहुत सारा वक्त जाया हो गया, लेकिन जो अच्छे थे, और इसी चीज को लेकर अभी उनके पास ये टूरिज्म, यूथ, ये सारा कुछ है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं मुख्तलिफ अनवार हाशमी की तरफ चलते हैं। मैं आता हूं आपके पास दोबारा। बाय द टाइम अनवार हाशमी, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जाहिर है कि पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क है। इसमें जो मेन क्राइटेरिया होता है, जो इंटरेस्ट होता है आपका, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सिविक पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नौजवानों की। जाहिर है कि अगर मयारी तालीम होगी, बेहतर तालीम होगी, तो वो सियासी और मुआशी शऊर भी होगा जो मुआशरे में आप आगे लेकर चलें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से भी कई गए गुजरे ममालिक हैं, लेकिन चीज़ ये कि जहाँ पे अगर बेहतर तालीम होगी तो वहाँ पे ये शऊर भी आ जाएगा। आप क्या समझते हैं कि कितना फोकस इस वक्त करना पड़ेगा हमें टुवर्ड्स एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ, क्योंकि हम अपने बजट का 2% भी, हार्डली 1 से 2% भी हम खर्च नहीं करते अपनी एजुकेशन के ऊपर। देखें इमरान, यूथ पॉलिसी जो हमारा टॉपिक है मौजूदा गवर्नमेंट की, उनका टारगेट है 18 से 35 साल। ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो यूथ पॉलिसी दी है उसमें ये टारगेट रखा है। अब आप देखें कि यूथ को गवर्नमेंट ने भी एड्रेस किया था, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा हमें समझने में आसानी होगी कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने भी यूथ को और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दी। मसलन अगर आप लैपटॉप की बात करें तो लाखों की तादाद में तकसीम हुए, स्टूडेंट्स खुश भी। पोजीशन होल्डर को बहुत गैर मामूली पैकेज दिए गए, एंडाउनमेंट फंड दिया गया, गैर मुल्की दौरे कराए गए, उसके अलावा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए ताकि उनकी हौसला अफजाई हुई। इस तरह के इकदाम तो नज़र आए। इमरान खान ने भी पॉलिसी तो वैसी दी है, इसमें एक दो चीज़ें नहीं हैं। मसलन उन्होंने भी वही आसान शराइत पे कर्ज़े देने की बात की है, 20 लाख 10 लाख रोज़गार हर साल पैदा करने की बात की है, लेकिन आगे रुकावट आती है वही कि फील्ड के अंदर हमारे पास वो इंडस्ट्री, वो इकनॉमिक ग्रोथ नहीं है जहाँ उनको खपाया जा सके। ये वाला मसला जो है मौजूदा गवर्नमेंट को का। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मसलन अब आप देखें कि
तालीम के लिए उनके पास क्या है। यूनिवर्सिटियों के लेवल की अगर बात करें तो बड़े हैरान कुन अदाद-ओ-शुमार आते हैं कि पूरे चंद बड़े शहरों तक इन्होंने महदूद कर दिया है। अगर तमाम मैं छोटी बड़ी यूनिवर्सिटियों की बात करूं तो पंजाब में 68 यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें तकरीबन 80% यूनिवर्सिटियां सारी लाहौर में हैं। अच्छा। इसी तरह जो सिंध है, सिंध में 56 यूनिवर्सिटियां हैं, छोटी बड़ी, मारूफ गैर मारूफ, प्राइवेट सरकारी। 56 में से 40 के करीब 38-40 के करीब सिर्फ कराची में हैं और बाकी जो चंद बचती हैं वो चंद बड़े शहरों में हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में टोटल 9 यूनिवर्सिटियां हैं और उसमें से 4 जो है वो क्वेटा में हैं। और ये KPK में 41 यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें 13 जो है वो पेशावर में हैं। तो एक तो सारी की सारी प्रोविंशियल कैपिटल की तरफ आप चले जाएं, आप आपके अर्बन साइड के ऊपर चले जाएं, ठीक है। जी, उसमें ये होता है कि फिर बड़े शहरों में गरीबों के बच्चे जाके अफोर्ड नहीं कर सकते। मेडिकल कॉलेजों के रेट आपको पता है कि वो दैट्स ए पैराडाइम शिफ्ट मांगता है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, फिर मैं गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाऊंगा। अली शेर साहब जो इस वक्त कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जी अलमाइए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो तब्दीली का सफर शुरू हुआ है, तो जैसे कि सीपेक का मंसूबा नवाज शरीफ के दौर से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो उसको तो हमारा पाक फौज जो है ना, पाक फौज ही हमारा है, तो सीपेक तो जैसे पुराना ही मंसूबा है, ठीक है सर, वो तो पुराना ही मंसूबा है कि नए पाकिस्तान में कोई तब्दीलियां, मसलन कि अभी बिजली का बम गिराया गया हमारे ऊपर, गैस बम गिराया गया, ठीक है। ये अभी जाहिर है कि ये इसके ऊपर भी हम अपने अगले प्रोग्राम से बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक कुछ और था जिससे आप थोड़े से हट रहे हैं, मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूं। बहरहाल एहसास महरूमी जो है वो लोगों की अपनी जगह। इस वक्त शहरबानो साहबा, सीपैक आप जो कह रही हैं, कितना एक बड़ी अचीवमेंट है जिसमें हम खपा सकते हैं अपनी उस नौजवान नस्ल को जो कि इस वक्त डायरेक्शन लेस है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन हमें कुछ ऐसी फील आ रही है कि कप्तान साहब और उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर और जो मीडिया के हवाले से हैं वो वेट कर रहे हैं कि जनाब ये 5 लाख हाउसिंग फाइनेंस वाला और हाउसिंग तामीराती स्कीम, ये मसला शुरू हो जाएगा, ये मंसूबा शुरू हो जाएगा, तो इससे जॉब क्रिएशन भी होगी और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये सही डायरेक्शन है क्या इस वक्त? देखें, किसी भी इकोनॉमी में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इकोनॉमीज एक्सपैंड करती हैं, तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमने सस्टेनेबल स्किल्स देनी है। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जो हमारी यूथ है, बच्चे तो चले नहीं, 15 से 30 साल के लोगों को अगर आप ये सिखा रहे हैं कि सस्टेनेबल घर कैसे बनना है, अर्थक्वेक प्रूफ घर कैसे बनाने हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो उम्र भर वो अपनी सेहत लेके चलेंगे। प्लम्बिंग सिखाएं, वेल्डिंग सिखाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह की स्किल्स सीपैक के साथ भी ज़रूरत होनी है। वोकेशनल स्किल्स सस्टेनेबल देखनी है हमने वो देखना है जो हमारे मुल्क में आगे इस्तेमाल भी हो सके चीज़। सो किस प्रोजेक्ट के साथ यूज़ हों या किस प्रोग्राम के साथ यूज़ हों, वो तो एक टेम्पररी चीज़ है ना। अच्छा, दो चीज़ें, पहली तो ये कि मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान पॉवर्टी के बैनर से आप लोग ऐसे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और सेकंड जो आप बात कह रही हैं, मेरे जहन में थर घूम रहा है। थर में मुझे ऐसी CMC सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी जहां वो काम कर रहे हैं, वहां की लोकल लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, वहां पे उनको जॉब क्रिएशन, उनको टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है। तो आप समझिए कि इस तरह की चीजें लेके चलना चाहिए। आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ इट कि सस्टेनेबल ग्रोथ तो तभी होगी ना अगर जो डिमांड आ रही है स्किल्स की उसको के उसी तरह की स्किल यूथ को दें। ये तो नहीं हो सकता कि आप आइसोलेशन में आई डोंट नो क्या स्नो क्लाइंबिंग की स्किल्स दे लें या स्नो शूज़ बनाने की स्किल बच्चों को देना शुरू कर दें जब ज़रूरत प्लम्बर्स की है। ठीक है, वो तो एक चीज़ है, बट कई सालों से 19 साल हो गए हैं हमें काम करते हुए, और हम छोटे कर्जे देते रहे हैं ताकि लोग अपनी एंटरप्राइजेस शुरू कर सकें। ठीक, सो इकोनॉमिकली एक्टिव यूथ को हम माइक्रो फाइनेंस देते रहे हैं। अभी तक तकरीबन 8.4 मिलियन चुके हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार अभी से शुरू कर लिए हैं।
उसके अलावा हमने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है 4.5 लाख के करीब। हमने ट्रेनिंग्स कराई हैं, 4 लाख ट्रेनिंग्स लगभग हो चुकी हैं। 8.4 मिलियन आप क्या कह रही हैं? 8 मिलियन लोन, 8.4 मिलियन माइक्रो लोन्स जा चुके हैं। मतलब 2% 84 लाख लोगों को 8.4 मिलियन लोन। ये कुछ देखें 84 लाख या तो रुपए हो गए, या तो रुपए हो गए, 8.4 मिलियन रुपए हो गए, या फिर नंबर ऑफ पर्सन। नहीं रुपए नहीं हो गए, तो मैं फिर जाहिर है कि वो 8.4 मिलियन लोन्स हो गए। नहीं अच्छा। लोन्स हो गए ना। आपने अगर 20,000 का कर्जा लेके आपने कारोबार शुरू कर लिया और आपने अगले साल 10,000 का कर्जा ले लिया, 2 लोन्स हो गए, लेकिन मतलब borrower इंडिविजुअल्स की बात हो रही है ना, मैं वही कंफर्म करना चाह रहा था आपसे। ठीक, प्लीज आगे बढ़िएगा। नहीं, तो मैं आपको वही बता रही हूँ, ये लोन्स हैं, इंडिविजुअल्स नहीं है, बट 5 कुछ मिलियन इंडिविजुअल्स भी हो चुके हैं। इसके अलावा हम लोग तकरीबन 2,600 कुछ स्कूल्स को सपोर्ट कर चुके हैं इन डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो टीचर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उनसे रफली 370 कुछ थाउजेंड बच्चे बेनिफिट कर चुके हैं। ठीक। सो हम वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, एसेट ट्रांसफ़र करते हैं। सो हमारा एम यही होता है कि रूरल कम्युनिटीज़ में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज हों, फिर उन्हें जो ज़रूरियात हैं हम उनमें उनको फैसिलिटेट करें, उन्हें पूरा करने में। ठीक है, आपसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, शांगला से हमें ज्वाइन किया, मोहम्मद वकील साहब ने। देखिए क्या कहना चाहते हैं जी, फरमाइएगा वकील साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, हमने 3 महीने गुजरे, तब्दीली के नजर के लिए तब्दीली आएगी, यूथ के लिए तब्दीली के लिए हमने मेहनत की, लेकिन तब्दीली आ नहीं रही है। कब तक इंतजार करें? यहाँ तो महंगाई बढ़ गई है, गैस का और बढ़ गया, और हम मुश्किलात में आ गए। कब तक? मतलब आप वेट कर रहे थे कि मस्बत तब्दीली कब आएगी। थोड़ी सी मनफी तब्दीली आ गई है, बट इंशाल्लाह वो मस्बत तब्दीली भी आ जाएगी। जी शहरबानो साहिबा, आपसे इस वक्त बात जारी है, आइएगा। तो हमारा तरीक़ाकार ये, हम जिस इलाके में जाते हैं वहाँ हम कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ करते हैं और ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अभी तक जो हम शराकत की बात कर रहे हैं, शमूलियत की बात कर रहे हैं, लोगों को आवाज़ देने की बात करते हैं, तो हम लोग 133,000 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बना चुके हैं 137 डिस्ट्रिक्ट्स में। उनमें हमारी कोशिश होती है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ शामिल हों, जिसका मतलब है गरीब तरीन तबके से लोग शामिल हों, यूथ शामिल हो, ख़वातीन शामिल हों, ताकि उस इलाके के हर तरह के फ़र्द। ठीक, बहुत दिलचस्प काम है आपका, बड़ा काबिल सताइश काम है। अनवार हाशमी साहब, पीपीएफ काफ़ी गिरा कदर इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहा है, इसको स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकती है हुकूमत? एक जॉइंट वेंचर क्या बन सकता है? क्या इसको चैनलाइज कर सकते हैं, फॉर्मलाइज कर सकते हैं इस सिस्टम को, इस आइडिया को जो ये लेके चल रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अब बेसिक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, पॉवर्टी एलिवेशन के इदारे हों या दूसरे हों। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टॉपिक को हम थोड़ा सा फैला के अगर देखें ना, तो जो यूथ के 3 चीज़ें हैं ना, 3 स्टेजेस हैं, उसको आप अगर बहस का हिस्सा बनाएं मेहमानों के साथ, कि यूथ का मतलब है कि पहले तो उनको आला तालीम देने की कोशिश करें, उसके बाद जो है उनको रोज़गार से, कुछ मुल्क के अंदर यूथ को माहौल भी चाहिए, तरबियत चाहिए, वो देनी है, फिर उसके बाद जाके रोजगार आता है, जो सबसे संजीदा मसला है। अब आप देखें कि जो मुआशी हालात में जितनी एजुकेशन आप दे रहे हैं, उस हिसाब से तो नो डाउट के बहुत ज़्यादा फारिग तहसील स्टूडेंट्स हैं, लाखों की तादाद में, जो मार्केट में तो आ गए हैं, लेकिन आगे जो उनको रोज़गार का मसला आ रहा है, बेसिकली वो है मसलन इमरान खान की गवर्नमेंट अगर मज़ीद कॉलेज बना दे, इंजीनियर बना दे, IT जो एक्स बना दे, तो आगे उनको मार्केट में कैसे जगह मिलेगी, फिर एक बहुत बड़ा अलमिया पैदा हो जाता है। तो तीनों स्टेजेस हैं। मसलन पहली स्टेज के लिए तो PTI ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है कि हर गांव की सतह पे और यूनियन काउंसिल की सतह पे वो जवां मरकज़ का क़याम उन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें खेलों की एक्टिविटी, IT सेंटर होंगे, जॉब की रहनुमाई के सेंटर्स होंगे। ये भी अगर
बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद जब तक वो बड़े पैमाने के रोज़गार नहीं मिलता, तो जो आप प्रोजेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले जो आसान शराइत पे कर्जे दिए जाते हैं कि आप अपना जो है वो कारोबार कुछ ना कुछ शुरू करें, तो उन कर्ज़ों को यकीनी बनाना और उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। वरना आप खुद पंजाब में देख के आए कि टेप्टा जैसे इदारों ने भी बहुत अच्छा हुनर प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन फिर नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा। आप ज़री यूनिवर्सिटियों में इतने अच्छे एक्सपर्ट पैदा हो रहे हैं, तो हमारी ज़राअत का शोबा 100 साल पुराना है, तो वो एक्सपर्ट आगे फील्ड में काम करने जोगे नहीं है। इसी तरह IT के शोबे में आप एक्सपर्ट हैं, तो वो बेचारे वेब पेजेस बना बना के जो है वो 4 पैसे कमा रहे हैं। तो ये सारी एक चेन को लेके जब आएगी, फिर आप कह सकेंगे कि यूथ पॉलिसी जो है हम देने लगे हैं, क्योंकि 47% इसको कंपोज किया। फरजाना, इस वक्त जाहिर है कि सिर्फ हमने एजुकेशन नहीं देनी, एजुकेशन के साथ जो बैकलॉग आ रहा है पीछा, हर साल के साल जो है इतने उनको उनके डाइज उनके हवाले से जो है वो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से देना है, उनको जॉब्स देनी है। KPK में किस मॉडल पे काम हो रहा है? आप पिछली 5 साल की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन नजर आई, अगले 5 साल जो है वो किस तरह से देख रही हैं वास्ट स्केल पे जब इसको लेके जाएंगे मैसिव के लिए? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो पहली पॉलिसी थी, अगरचे मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि उसमें ऐसे रिज़ल्ट नहीं आए कि जैसे कि बताए गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हाशमी साहब ने भी जैसे कहा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ज़रिए, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स के लिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम के ज़रिए कुछ काफ़ी हद तक यूथ को एकोमोडेट ज़रूर किया गया। और अभी जो इनका प्रोग्राम है, इब्तदाई तौर पर बताया गया है हमें कि 2 बिलियन के फंड्स रखे गए हैं। इसमें होगा ये कि टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को, ख़ुसूसन यूथ को, एक उम्र बताई है उनकी कि 15 से लेकर 29 साल के जो नौजवान हैं उनको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। और जो वज़ीर साहब है उन्होंने हमें यही बताया कि उनको बताया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी की बेस पर नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ। ये भी इसी तरह एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में, फिर अगर जिसका आइडिया अच्छा होगा तो फिर उनको फंडिंग की जाएगी और वो अपने आइडिया को आगे लेकर फिर मार्केट में जाएगा। अगरचे ये बड़ी सतह के प्रोग्राम नहीं है या बहुत बड़े फंड्स नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल इब्तदाई तौर पर 2 बिलियन इसके लिए रखे गए हैं, हमें बताया गया है। और इसका जो क्रीम है यूथ को चुनकर और टेक के जरिए नई मार्केट जो है उनको देने की कोशिश की जाएगी। ये प्रोग्राम जरूर है, अब देखना है कि इस पर अमल दरामद कितना होगा। इसी तरह हमें ये भी बताया गया है एक कॉल बीच में ले लें, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा। कोयटा से करीम सुलेमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी करीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहता हूं कि जो तब्दीली की बात था, ये तो मुश्किलात आवाम के लिए आया है। इसमें तब्दीली की तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आगे भी इनके पास कोई ऐसे पैकेज नहीं कि ये आवाम को दे सके। अच्छा। और अभी इनका कोई अज़म भी नहीं है कि जो ये प्रोग्राम आगे चलाएगा कौम के लिए। अभी तो कौम मायूस नजर आ रहे हैं कि इन लोगों को जो तब्दीली की नारा था वो तो मायूसी की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया करीम सलमानी साहब आपकी कॉल का। ज़ाहिर है कि हम जो है अपने अपने मसाइल के हवाले से कोई किसी और से देख रही है इस वक्त। जिन्होंने वोट दिया है उनका नुक्ता नज़र, या जिन्होंने वोट नहीं भी दिया उनका नुक्ता नज़र कुछ और है, और हुकूमत को उन दोनों को साथ लेके चलना है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी सीधा के लेके चलते हैं और बात ये होगी कि किस तरीके से इस यूथ को स्ट्रीम लाइन में लेकर आएंगे और ये जो पोटेंशियल है इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। इसमें बेंचमार्क वगैरह क्या आप सेट करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का? क्योंकि अगर कोई बेरोजगार है वो किस तरीके से पेइंग बैक कैपेसिटी उसकी नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़रा थोड़ी सी बताइएगा। अच्छा जी, एक तो 2 फ़र्क चीज़ें हैं। एक, हम इंटरेस्ट फ्री लोन करते हैं जो उन लोगों के लिए है जो पॉवर्टी स्कोर कार्ड पे 40 से नीचे फॉल करते हैं, राइट? तो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी पे बैक कैपेसिटी नहीं होती, वो लोग होते हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता। ओके। दे चुके हैं तकरीबन 4.5 लाख लोन। अच्छा। और वो रिलेटिवली छोटा लोन होता है, आसानी से वापस भी हो जाता है, और उससे भी लोग सक्सेसफुली अपने कारोबार शुरू कर लेते हैं। नॉर्मली क्योंकि हमारा काम रूरल एरिया ज़्यादा,
हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंस होती है कि लाइव स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में उनको कुछ मालूमात भी होती है और रिटर्न्स भी। और कि एग्री इकोनॉमी और लाइव स्टॉक जो है वो वहाँ पे उन्हीं का वही ओढ़ना बिछोना है। सही, हाँ, सही, वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। दूसरा जो है कन्वेंशनल माइक्रो फाइनेंस, वो उससे थोड़ी सी ऊपरली सतह और उन लोगों के ज़्यादातर या एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं या वो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, तो वो अपने बिजनेसेस को स्टेबलाइज कर लेते हैं उन पैसों से। तो 8.4 मिलियन कन्वेंशनल माइक्रो फाइनेंस लोन्स गए हैं और 4.5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन्स गए हैं। Okay. तो देयर टू डिफरेंट। अब यहाँ पे एक सवाल, पीपीएफ इन सब पे काम करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपने क्या सर्वे वगैरह किया है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे लोगों की है, किन एरियाज में? क्योंकि अभी तक जो माना जा रहा है एक बेंचमार्क, मेरे ख्याल से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको एक बेंचमार्क माने जा रहा है, उसके सर्वे को क्या कहेंगे? जी, पॉवर्टी स्कोर कार्ड बिस्प भी यूज करता है ना, तो पॉवर्टी स्कोर कार्ड की रैंकिंग की ही मैं बात करी तो 40 पे से नीचे फॉल करते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन उन्हें ही मिलता है। अच्छा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो उन लोगों को दिया जा रहा था ना जिनको 16.17 से कम फॉल करते हैं। वो टिपिकली वो लोग होते हैं जो जिनकी पोटेंशियल नहीं नजर आ रही होती है दैट पॉइंट टू बी इकोनॉमिकली एक्टिव। ओके, सो these are different bands of poverty। तो आप जिस तरीके से काम कर रही हैं पिछले 40-50 दिन में पीटीआई हुकूमत में आने के बाद किसी ने राब्ता किया कि इस आपके इस प्रोजेक्ट को मैसेज तक किस तरीके से लेके जाए? जी बताइएगा जरा वो भी। जी, मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं। पीपीएफ को गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इट्स अ सेक्शन 42 कंपनी, मगर गवर्नमेंट ने बनाया था और हम बहुत क्लोजली गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट के एजेंडाज को सपोर्ट किया जाए ताकि मुल्क में बेहतरी आ सके, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो सकें। हमारी जो ग्रेजुएशन अप्रोच है जिसके तहत एक पॉवर्टी बैंड से लोगों को ऊपर लेके जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस हो चुकी हैं। पीपीएफ के पास काफ़ी आइडियाज़ होते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमारा तो रोज का काम ही ये है कि किस जरा इस सोच को मैं लाहौर की तरफ लेके जाना चाहूंगा। अनवार हाशमी, बताइएगा, बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में, बड़े आइडियाज है, लोग के ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो सामने आता है, बैंकों से कमर्शियल लोन जो है वो हर कोई ले नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। किस तरह से इन चीज़ों को चैनलाइज किया जा सकता है पीपीएफ के मॉडल पे, और जो आपके छोटे छोटे बैंक हैं, माइक्रो फाइनेंस, कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं कि अगर हुआ तो बहुत अच्छा होगा इस हुकूमत के लिए? ये एक तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बात करते हैं, मेरा ख्याल है कानून में कोई ताल्लुक नहीं है, वो नहीं, मैं तो सिर्फ उसकी मैं बात कर रहा था मालूमात के लिए कि बेसिक हमारे यहाँ गरीब किस लेवल पे हैं, कितने कहाँ हैं, कितने खानदान है, ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। जी, असल में जो मईशत पे ये जो पावर्टी एलिवेशन वाला काम है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक महदूद पैमाने पर हो रहा है, लेकिन अब आपके पास ना तो इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि बड़े पैमाने पे यूथ को भी कर्जे दें, क्योंकि आपने पिछले प्रोग्रामों में जो मुल्क का मुआशी जायज़ा लिया है, तो अभी तो हम आर्जी सहारे जो है वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन असल टारगेट जो है जो कि इकानमी को सपोर्ट कर सकते हैं जब उनकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी, तो वो जो बेसिकली बताया गया चारों सूबों के बारे में, जो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट का भी वही टारगेट है कि जो आपके हुनर हैं या औसत एजुकेशन हासिल कर चुके हैं और अब वो मुआशरे पे या ख़ानदान पे बोझ बनने लगे हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कि वो टोटल उनकी जो परसेंटेज है पाकिस्तान में तरबियत याफ्ता लोगों की, वो हर 100 में से 8 अफराद जो है जिन्होंने ख़ानदान का सरबराह बनना है वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं, उनकी आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, जिनकी तादाद लाखों में बनती है। ये पंजाब में जो है 7.4% ये रेशो है इस तरह की बेरोज़गारी की, और सिंध में 6%, KPK में 12% और बलोचिस्तान में 8%। अब ये 12% मसलन KPK में क्यों है? पहली बात यह है कि वहाँ हुनर
और उसके रिसोर्सेज कम है, इसलिए वो तादादी तरबियत याफ्तों की कम बनती है और फिर उसके बाद आगे उनके रोजगार के मौके कम है, इसलिए 12.9 का फिगर बड़ा खौफनाक आ रहा है। पंजाब बहुत ही वसाइल वाला सूबा है, लेकिन 7.4 उसकी एवरेज निकल रही है कि उनके पास भी जो मुकम्मल तैयारशुदा 100 लोग हैं उनमें से तकरीबन 8 खानदानों के सरबराहों को रोजगार नहीं मिलता। ये टारगेट है मौजूदा गवर्नमेंट का भी, जो पिछली गवर्नमेंट नहीं वो गेन कर सकी। ये तादाद बहुत बड़ी बनती है जिन्होंने माशरे में कंट्रीब्यूट करना है। आपकी मैं उसको सपोर्ट करने के लिए एक आपने बड़ा अच्छा हवाला दिया था ना CPEC का, कि ऐसे मनसूबों से ये लोगों को कैसे खपाया जा सकता है। तो यकीनन खपाया जा सकता है, लेकिन अभी असर नौ जायज़ा इसलिए भी लेना पड़ेगा, बहुत ही पाकिस्तान के लिए शानदार मनसूबा है। लेकिन चाइना ने तो प्लान कर लिया है कि करीबी जो पड़ोसी सूबा है सिनकियांग, वहाँ पे तादाद में उन्होंने इंडस्ट्री लगा दी है। अब जब वहाँ इंडस्ट्री लग गई है तो वो माल तो बड़ा हिस्सा वो सप्लाई करेंगे। आपने उस प्लान ही नहीं किया कि हमने CPEC के लिए कितनी इंडस्ट्री लगानी है जहाँ मेरे लाखों नौजवान खप सकेंगे। हमने तो उनका माल उठाना है और फिर आगे रेडियो पे बेचना है या आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर फर्रुख सलीम से जो हमारी परसों के प्रोग्राम में बात हो रही थी, आप भी उस नशिस्त में थे, उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक ट्रिगर होगा, जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, वो ये 5 मिलियन हाउसेज वाली बात है, ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, फिर ये शुरू होगा तो फिर जॉब्स। आप बताइए वहां पे क्या सूरत हाल है इसी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है। देखें, अभी तो इसकी कोई ऐसी डिटेल यहाँ पर हमारे साथ शेयर नहीं की गई, और अगर आप प्रोग्राम देखें भी तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा फिलहाल आपको वाज़े तौर पर नजर नहीं आता। और कई दफा सवात को शामिल कर रहे हैं ना उसमें, पायलट प्रोजेक्ट में सवात। जी हाँ, अगर आप 26 डिस्ट्रिक्ट ये और 7 हमारे साथ शामिल हो गया है ट्राइबल एरियाज, तो उस ओवरऑल हवाले से देखें तो आपको बहुत कम हिस्सा नज़र आ रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, मैंने वज़ीर ख़जाना से जब इंटरव्यू किया और उनसे पूछा, और अभी बजट भी जो मैंने देखा है तो उसमें मुझे ऐसे नजर नहीं आ रहे कि जिससे हमें लगे कि इस तरह की कोई चीज़ जो होगी। सिर्फ एक ही चीज़ जो नज़र आई है वो वही आतिफ वाला प्रोग्राम है जो कि यूथ के लिए उन्होंने किया है। अब देखना यह है कि उसके कितने बेनिफिट्स होंगे। अब कल ही जो हमारे सामने नई जॉब्स क्रिएट करने का एक फिगर सामने आया है वो 6000 समथिंग है। तो आप ये देखें कि आबादी और फिर ये इतना छोटा सा फिगर। इसलिए हाशमी साहब की बात को ही मैं आगे लेके चलूंगी। उन्होंने जो आपको स्टैटिस्टिक दी हैं उससे अंदाज़ा लगाएं कि मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि जो पिछली हुकूमत की भी बात करें और अभी के भी प्रोग्राम की बात करें तो यूथ पॉलिसी बहुत अट्रैक्टिव है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी भी गई हैं, उसमें कुछ फंड्स भी, लेकिन क्या आया वो सारी यूथ को काउंटर कर पाएंगे? दूसरी बात ये कि आप हाशमी साहब की बात से एक बहुत बड़ा मैसेज मिला है, और वो ये है कि जो परसेंटेज हम दिखा रहे हैं वो अर्बन एरिया की परसेंटेज दिखा रहे हैं। मुझे इस वक्त जो सबसे बड़ी जवानों की फिक्र है, उस यूथ की फिक्र है कि उसको आप कैसे अकोमोडेट करेंगे, उसको आप कैसे लेके आएंगे मेन स्ट्रीम के अंदर। आपको पता है कि हमने दहशतगर्दी का एक दो तकरीबन अगर आप कहें बल्कि 2 से 3 दहाइयाँ दहशतगर्दी में हमारी हुई हैं, और वो नस्ल एक पल कर इस दहशतगर्दी के अंदर, इस बारूद के कारोबार के अंदर पलकर जवान हुई है। आपने न सिर्फ उनके माइंड को बदलना है बल्कि उन्हें वो जॉब भी देनी है। लेकिन जो मैंने इसलिए आपको जो फिगर इब्तिदा में ही दे दिए कि पहला फिगर 5.19 मिलियन था, अब 2 बिलियन है। अब इस 2 बिलियन को भी बजट में इन्होंने सही तरीके से उस तरह वाजे नहीं किया कि क्या होगा और किस तरह। हमें यही बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्ट हैं उनको लाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, जैसे कि ये मोहतरमा भी कह रही थी कि हमारा जो रूरल एरिया है वो ज्यादा डिपेंडेंट जो है वो लाइव स्टॉक और इस किस्म की चीजों में है, लेकिन मुझे वहां वो चीज नजर नहीं आ रही कि उस बिल्कुल लास्ट मिनट है फरजाना, लास्ट मिनट है। मैं लास्ट कमेंट जो है वो शहरबानो साहिबा का जानूंगा। एक बड़ा मसला हमारे साथ ये भी है कि जो पढ़ लेते हैं फिर वो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम होती है कि जो पढ़ लेते हैं वो निकल जाते हैं, वो सर्व नहीं करते फिर पाकिस्तान में। तो हमें उनको भी रोकना है, ब्रेन ड्रेन को भी रोकना है। बिल्कुल, देखिए आप मौके बनाएंगे ना, जब मौके बनेंगे तो सबके लिए बनते हैं, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बनते, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत
है। ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों ने बार बार ये फ्रेज़ यूज़ की, अकोमोडेटिंग द यूथ। हमने सिर्फ नौकरियां नहीं बनानी, हमने उन्हें सलाहियत देनी है कि वो अपने काम कर सकें। इतनी कोई इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि इतने यूथ को नौकरियां दे सके। ठीक है, बड़ी जबरदस्त बात आपने की कि हमने सिर्फ नौकरियां नहीं बनानी, हमने उन्हें वो सलाहियत पैदा करनी है कि वो इस मुआशरे में पाकिस्तान जो मुआशरा है, पाकिस्तान की जो मई को अदावर बनाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मुस्तहकम करें, और इसी हवाले से हमें आगे लेके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने चारों जो हमारे मेहमान थे उन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़ाहिर है कि इसमें पोटेंशियल जितना भी है हुकूमत के पास नौजवान नस्ल का, क्या वो उसको डिलीवर कर पाएगी, जो वादे हैं खान साहब पूरे पर कर पाएंगे या नहीं, आगे आने वाला वक्त इसके लिए बेहतरीन अक्कासी करेगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।